नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र के ही शिक्षण अभिवृत्ति के एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे। ये बिंदु कक्षा में तब आता है जब हम शिक्षण के प्रकार को लेकर पढ़ रहे होते हैं। तो शिक्षण के भिन्न भिन्न प्रकार को हम पढ़ते हैं, उसी में एक बिंदु आता है अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण। इसमें हम पढ़ते हैं कि इसका वर्गीकरण आगे हम करके देखते हैं कि अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा जाता है या 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक एक करके तीनों के बारे में हम बात करेंगे। एक होता है स्मृति स्तर पर, एक होता है स्मृति स्तर पर। अच्छा, आप इसको अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण की बात कर लेंगे। आप इसी बिंदु को आगे जाकर हम कक्षा में पढ़ते हैं कि यही बिंदु हम बात करते हैं। एक तो शिक्षण के स्तर पर बात कर ली और अधिगम के स्तर पर भी इसको लेकर समझते हैं कि जब हम स्मृति स्तर पर अधिगम करते हैं, जब हम अवबोध स्तर पर या बोध स्तर पर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, और विमर्शी स्तर पर, तीनों ये बिंदु वहां भी आता है। तो एक शिक्षक के दृष्टिकोण से भी हम यहाँ समझ लेंगे और एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से भी यहाँ समझ लेंगे। जब हम शिक्षक के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो हम ये समझेंगे कि शिक्षण 3 भागों में अधिगम स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जब हम विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि विद्यार्थी अधिगम को 3 स्तर पर करता है। एक तो स्मृति स्तर पर, दूसरा बोध स्तर पर, या आप कहेंगे अवबोध स्तर पर, अवबोध स्तर या बोध स्तर भी कहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा होता है विमर्शी स्तर, विमर्शी स्तर पर। तो एक हम कहेंगे कि अधिगम स्तर पर शिक्षण, एक हम कहेंगे अवबोध स्तर पर शिक्षण, और एक हम कहेंगे विमर्शी स्तर का शिक्षण। ये तीनों बातें हम समझते हैं। मैंने यहाँ शिक्षण नहीं लिखा क्योंकि हम साथ में अधिगम को लेकर भी समझ लेंगे, यानी कि शिक्षक के दृष्टिकोण से बात कर लेंगे और विद्यार्थी के दृष्टिकोण से भी समझ लेंगे। देखिए, आपको याद आएगा कि जो पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था थी हमारी, जैसे पहले आप परंपरागत रूप से देखेंगे या अपना ही उदाहरण याद कर लेंगे, जब आप प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे तो शिक्षक क्या करते थे कि विद्यार्थियों को बलपूर्वक रटने को प्रोत्साहित करते थे। विद्यार्थियों को चीजों को रटने पर बल देते थे कि विद्यार्थी केवल सूचनाओं को, जानकारियों को, तथ्यों को केवल रट ले, उन्हें समझे नहीं। तो यदि शिक्षक ऐसा शिक्षण कार्य करा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? वो स्मृति स्तर पर शिक्षण है। शिक्षक को विद्यार्थी के समझने से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक क्या कर रहे हैं? केवल और केवल सूचनाओं को, तथ्यों को, जानकारियों को विद्यार्थी की स्मृति में अंकित करा रहे हैं सिर्फ, यानी कि एक स्टोरेज है, उसके मस्तिष्क में वो डाटा स्टोर करा रहे हैं सिर्फ। यदि विद्यार्थी अपने स्तर पर किसी पाठ को लेकर उसका पाठ का अधिगम कर रहा है और उससे वो सूचनाएं या जानकारी, तथ्य जो हैं उन्हें बिना समझे वो केवल क्या कर रहा है? रटंत विद्या, रटंत प्रणाली, रट्टा मार रहा है, तो उसका अधिगम कैसा होगा? केवल और केवल स्मृति स्तर पर अधिगम होगा। आप ये कह सकते हैं कि यदि एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को स्मृति स्तर पर शिक्षण कार्य कराया जाएगा तो विद्यार्थी उस विषय वस्तु को रट तो लेगा, अपनी स्मृति में अंकित तो कर लेगा, लेकिन उसको किसी अन्य को वो समझा नहीं सकता, किसी अन्य को वो समझा नहीं सकता। यानी कि विषय वस्तु केवल विद्यार्थी ने रट ली, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाया है, उसके बारे में उसके विचार नहीं बने हैं। तो ये कैसा शिक्षण कहलाएगा? स्मृति स्तर पर शिक्षण कहलाएगा, स्मृति स्तर पर शिक्षण कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। दूसरा है अवबोध स्तर पर, या ये आपको लिखा मिल जाएगा कहीं कहीं बोध स्तर पर। यानी कि बात यहां अंडरस्टैंडिंग लेवल की है कि जब विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को केवल स्मृति में अंकित नहीं करता है, वो उस विषय वस्तु को समझता है। यानी कि इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान, उसकी प्रकृति को समझाया जाता है, वस्तु की पहचान कराई जाती है। आप कह लीजिए किसी वस्तु की प्रकृति को समझना हो, यानी कि जब हम समझने के स्तर पर शिक्षण कार्य कराते हैं तो वो क्या कहलाता है? अवबोध या बोध स्तर पर शिक्षण कहलाता है।
इसमें क्या होगा कि जब विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को लेकर समझ बना पाएगा, विषय वस्तु को लेकर समझेगा, तो वो उदाहरणों और गैर उदाहरणों को अलग कर पाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के शिक्षण में उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ भी विकसित होती है। यदि विद्यार्थी के दृष्टिकोण से बात करेंगे, विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को समझकर अधिगम करेगा, किसी पाठ को समझेगा, तो क्या होगा कि वो उसके बारे में अपने विचार रख पाएगा, क्योंकि इसी के बाद फिर क्या होगा, उस पर चिंतन मनन की प्रक्रिया आरंभ होगी, विमर्शी स्तर का अधिगम होगा, विमर्शी स्तर का शिक्षण होगा। तो पहले विमर्श तक पहुंचने के लिए किसी बिंदु के बारे में, किसी पाठ के बारे में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को अपने मौलिक विचार बनाने के लिए पहले उस विषय वस्तु को समझना आवश्यक है। जब विषय वस्तु को विद्यार्थी समझा रहा होगा, जब वो उसको समझ पाएगा, उसके बाद ही तो वो उस पर चिंतन मनन कर पाएगा, उसके बाद ही विद्यार्थी उस पर अपने मौलिक विचार बना पाएगा, अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कर पाएगा। तीसरा, यदि हम शिक्षण की बात करें, विमर्शी स्तर पर शिक्षण, यानी कि एक मानसिक प्रक्रिया है जहां विचार बनेंगे। तो आप ये कह सकते हैं विमर्शी स्तर पर जो शिक्षण है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, और इसमें अधिगम को भी आप ले सकते हैं। विमर्शी स्तर पर जो अधिगम है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होगा, जब हमने कहा ये मानसिक प्रक्रिया है, तो विद्यार्थी के अपने मौलिक विचारों का विकास होगा। विद्यार्थी ने जिस विषय वस्तु को समझा है उसके बारे में विद्यार्थी के खुद के विचारों का विकास होगा। विद्यार्थी अपनी बात के पक्ष में तर्क दे पाएगा। विद्यार्थी यदि किसी दूसरे की बात से सहमत नहीं है तो वो उसके तर्क दे पाएगा कि वो क्यों सहमत नहीं है। यदि किसी के विपक्ष में भी तर्क देना है तो विद्यार्थी दे पाएगा, लेकिन आवश्यकता किस चीज की है कि विद्यार्थी के खुद के मौलिक विचारों का विकास हुआ हो। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत जो विवेचना योग्य बिंदु हैं, विवेच्य बिंदु हैं, उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर उन पर विचार प्रस्तुत करने की, विचार देने की समझ विकसित होती है। तो जब एक विद्यार्थी में किसी बिंदु को लेकर विचार देने की समझ विकसित होगी और ऐसे विद्यार्थी के सामने यदि कोई समस्या आती है तो विद्यार्थी क्या करेगा, समस्या का समाधान प्रस्तुत कर पाएगा। अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, जबकि आप यदि यहां देखें स्मृति स्तर पर जो शिक्षण होगा वो समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। यहां तक कि अवबोध स्तर का शिक्षण भी समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। ये समस्या के बारे में समझ तो जरूर बना पाएगा, लेकिन समाधान प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थी के, व्यक्ति के, बालक के अपने खुद के विचार होने चाहिए, अपने मौलिक विचारों का विकास होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे एक बात कि विमर्शी स्तर का जो शिक्षण है वो विद्यार्थी को समस्या समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। बात समझ आ गई? तो आप शिक्षक के दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं, आप विद्यार्थी के दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको जो अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण है ये बिंदु समझ में आया होगा। इसको लेकर आपके खुद के विचार अब बनेंगे, समझबूझ का विकास हुआ होगा। आज की ये चर्चा आपके लिए रोचक भी रही होगी, ज्ञानवर्धक भी रही होगी। आज इतना ही रखते हैं आज के लिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।